हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कई लोगों ने मुझसे मैसेज करके पूछा था और शायद किसी वीडियो में मैंने उस बारे में बताया था और लोगों की क्यूरियोसिटी हुई, उन्होंने उस बारे में पूछा। सो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्ट स्ट्रक्चर के बारे में जो कि एरिस्टोटल ने दिया था। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा और फिर बताऊँगा कि एक्ट स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, पर मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताऊँगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ और आप उसका एक्चुअली इस्तेमाल कर सकें। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं जो भी चीज़ आपको बताता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही प्रैग्मेटिक स्टाइल में बता सकूँ, इस स्टाइल में बता सकूँ कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होता है, आपको इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। बहुत लोगों से जब मैं बात करता हूँ एक्ट स्ट्रक्चर के बारे में तो वो मुझे उसे प्लॉट पॉइंट्स बताने शुरू कर देते हैं, कल्मिनेशन पॉइंट्स, क्लाइमैक्स एंड ऑल दीज थिंग्स दे स्टार्ट टू टेल। बट द थिंग इज दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि एक्ट स्ट्रक्चर क्यों इस्तेमाल होता है, और एक्ट स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। एक्ट स्ट्रक्चर को बेसिकली एरिस्टोटल ने अपनी एक बुक जिसका नाम था पोएटिक्स उसमें सबसे पहली बार बताया था। और वो उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे प्लेस करने के दौरान, थिएटर करने के दौरान, एक्टिंग सिखाने के दौरान या एक्टिंग करने के दौरान जो उनके अपने एक्सपीरियंसेस थे उसके बेसिस पे उन्होंने वो किताब लिखी थी कि ड्रामा कैसे होना चाहिए, कैसे लोगों को एंगेज किया जाए। उसके बेसिस पे उन्होंने एक्ट स्ट्रक्चर बनाया था। बेसिकली अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं, जैसे अभी तो हम बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जैसे हम इतनी फिल्में देख चुके हैं, इतने बुक्स पढ़ चुके हैं, इतनी सारी चीज़ें देख चुके हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि स्टोरी टेलिंग हमको नेचुरली आती है, जो कि आपको आती भी है। पर इमेजिन करिए जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, आपने इतना एक्सपोजर नहीं देखा था, तो उस टाइम पे जो लोग थे उनको स्टोरी लिखनी नहीं आती थी, वो कुछ भी लिखते थे और उसी को स्टोरी समझते थे। तो एरिस्टोटल नाम के उस आदमी ने और उस तरह के और भी लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि कुछ स्टोरीज़ होती हैं जो लोगों को एंगेज करती हैं और कुछ स्टोरीज़ होती हैं जो लोगों को एंगेज नहीं करती हैं। एंड उसके बाद उन्होंने जब उस पर रिसर्च करी तब उनको पता चला कि कौन सी स्टोरीज एंगेज करती है, उसमें कौन कौन से पैटर्न्स हैं जिसकी वजह से वो एंगेज करती हैं। उसके बेसिस पे उन्होंने एक्ट स्ट्रक्चर को डेवलप किया और वो उनका पहले एक ओपिनियन था पर वो वर्क करता है। तो एक्ट स्ट्रक्चर बेसिकली एक इंट्रोडक्शन होता है एक्ट 1 में, फिर एक्ट 2 में आपका कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और एक्ट 3 में आपका रिजोल्यूशन होता है। बेसिक स्ट्रक्चर ये है। अब एक्ट क्यों हेल्प करता है? एक्ट इसलिए भी हेल्प करता है क्योंकि जब आप प्लेस करते थे एक टाइम में, जब शेक्सपियर प्लेस करते थे या और भी लोग जो थे वो प्लेस करते थे, तो एक्ट स्ट्रक्चर वहाँ पे आपको हेल्प करता है इस तरह, क्योंकि जब एक्ट 1 खत्म होता है तो एक्टर्स को कॉस्ट्यूम चेंज करनी होती है, आर्ट डायरेक्टर्स को सेट बदलना होता है और बाकी प्रिपरेशन करनी होती है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। उसके बाद आपका एक्ट 3 होता है, उससे पहले भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो इसलिए एक्ट स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। एक्ट को रोका भी उस जगह जाता है जहाँ पे आपकी क्यूरियोसिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होती है और आप एक्ट 2 देखना चाहते हैं। एक्ट 2 का एंड भी उस जगह पे होता है जहाँ पे आप एक्ट 3 देखना चाहते हैं, आप रिजोल्यूशन देखना चाहते हैं, चीज़ों को एंड होते हुए देखना चाहते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट ओरिजिनेटेड। बट धीमे धीमे एक्ट स्ट्रक्चर कहीं बातों के बीच में, ड्रामा के बीच में गायब सा हो गया। लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। कुछ ऐसे राइटर्स भी थे जो बहुत पढ़ के आए थे, उन्होंने इस्तेमाल किया। कुछ ऐसे राइटर्स भी थे जिन्होंने उसको नहीं पढ़ा था पर अपने से स्टोरी कंसीव की, वो भी स्टोरी सक्सेसफुल हुई तो उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया। बट सिटफील्ड नाम के एक ऑथर आए थे जिन्होंने एक स्क्रीन प्ले नाम की बुक लिखी थी जिसमें मेजर पोर्शन जो था वो रॉबर्ट टाउन के एक स्क्रीन प्ले चाइना टाउन पे बेस्ड था, जो रोमन पोलांस्की की एक बहुत ही हिट फिल्म है जिसमें जैक निकल्सन है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट फिल्म दैट यू कैन सी। तो उस फिल्म में बहुत मतलब उस फिल्म की जो स्क्रीन प्ले है उसको एक परफेक्ट स्क्रीन प्ले माना जाता है। तो उसकी वजह से जो किताब थी सेटफील्ड की स्क्रीन प्ले, उसमें वो बहुत बड़ी हिट हो गई लॉस एंजल्स सर्किट में, हॉलीवुड सर्किट में, और बहुत सारे ऑथर्स उसको यूज़ करने लगे क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे मेथड्स बताए गए थे जो एज अ राइटर आपको स्क्रीन प्ले राइटिंग में हेल्प करते हैं। सो बेसिकली हर राइटर का एक सपना होता है कि उसे कोई शॉर्टकट मिल जाए, उसे कोई एक लाइब्रेरी मिल जाए जहाँ पे वो बहुत सारे स्क्रीन प्ले डाउनलोड कर ले या बहुत सारे आइडियाज़ डाउनलोड कर ले। मेहनत नहीं करना चाहते ना लोग, तो लोगों को ना डेफिनेट प्लान चाहिए होता है, बिकॉज राइटिंग इज़ बेसिकली, जो मुझे अच्छा लगता है कि एरन सॉर्किन या किसी तरह शायद स्टीफन किंग ने बोला है कि राइटिंग इज़ बेसिकली होल्डिंग अ कैंडल इन अ डार्क कैसल एंड जस्ट वॉकिंग, and because you don't know what is going to happen, so you just walk with that candle and as far as you can see the light you just move that much only, and this is how it happens। तो जितना लाइट दिख रहा है आप उतना आगे बढ़ते हो, फिर और लाइट दिखता है आप और आगे बढ़ते हो, इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं। सो राइटिंग ऐसा ही है, यू विल नेवर सी द एंटायर जर्नी ऑफ योर कैरेक्टर वाइल यू आर राइटिंग, बट यू विल नो द एंटायर जर्नी वंस यू फिनिश योर एक्ट 1। तो बेसिकली ये एक चीज़ थी। तो सिटफील्ड की जो किताब थी स्क्रीन प्ले, उसकी वजह से एक्ट स्ट्रक्चर काफ़ी फेमस हो गया।
लॉस एंजल्स सर्किट में, और जिसकी वजह से लोगों ने उसको वापस से यूज़ करना शुरू कर दिया, एंड देन इट बिकेम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन एक्ट स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद जो सीरियल्स भी डेवलप हुए वो भी एक्ट स्ट्रक्चर में थे। लाइक मैं साइनफील्ड पढ़ रहा था, तो साइनफील्ड के जो स्क्रीन प्लेज हैं वो भी 6 एक्ट 9 एक्ट्स में रहते हैं। सो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट वर्जन्स हैं एक्ट कैसे होना चाहिए, और डिफरेंट सारे ऑथर्स, अगर आप गूगल करोगे गूगल इमेजेस में, तो बहुत सारे वर्जन्स मिलेंगे जिसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे बताया है कि क्या क्या प्लॉट पॉइंट्स होने चाहिए। पर मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों में अपने आप को कभी भी बहुत बांधना नहीं चाहिए कि यहाँ पे प्लॉट पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पे 27वें मिनट पे कोई ट्विस्ट होना चाहिए, यहाँ पे कल्मिनेशन पॉइंट आना ही आना चाहिए, यहाँ पे क्लाइमैक्स आना ही आना चाहिए। आई थिंक डिफरेंट स्टोरीज हैव डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट, हर स्टोरी की अपनी कहानी होती है, अपनी जर्नी होती है, उन कैरेक्टर्स की अपनी जर्नी होती है। कुछ चीज़ें आपको ऑफकोर्स एक्ट स्ट्रक्चर से सुपरफिशियल लेवल पे उठानी चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि आप एक एक पॉइंट उसका फॉलो करो, वरना जैसे ब्लेक स्नाइडर की जो किताब है सेव द कैट, उसमें एक बीट शीट दी है जिसमें 150 पॉइंटर्स हैं। अगर आप उनको यूज़ करोगे देन ब्लेक स्नाइडर ऑलवेज सेज कि अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आप एक सक्सेसफुल फिल्म लिख सकते हो। बट मुझे नहीं लगता कि आपको उनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटिंग हैज़ टू बी अ क्रिएटिव प्रोसेस, इट कैन नॉट बी अ मैथमेटिकल फॉर्मूला वेयर पीपल टेल यू ओके इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स यू विल बिकम सक्सेसफुल। एनीवे, सो दिस वाज एक्ट स्ट्रक्चर का हिस्ट्री बेसिकली। तो एक्ट स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बताया, पहले एक्ट में आपका होता है एस्टैब्लिशमेंट, ओपनिंग। अब जिस भी शब्द से आप उसको बोलना चाहो, तो पहले एक्ट में आपको समझाया जाता है कि चीज़ें क्या क्या हैं, वो दुनिया जो इस्टेब्लिश करनी है, वो दुनिया के बारे में आपको बताया जाता है। अब ये क्यों नेसेसरी है, क्यों बताया जाता है? जैसा कि साइमन सिनेक ने कहा है, और मैं भी इसे बिलीव करता हूँ, हर चीज़ के पीछे एक वाई होता है और वाई जानना ज़रूरी होता है। तो एक्ट स्ट्रक्चर का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो इसलिए नेसेसरी होता है क्योंकि आप अगर लोगों को उनकी दुनिया के बारे में नहीं बताओगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि उस दुनिया के लॉज क्या हैं। हर फिल्म के अपने रूल्स एंड लॉज होते हैं। कोई फिल्म बहुत हैप्पी होती है कोई फिल्म डार्क जॉनर की होती है, कोई फिल्म कॉमेडी होती है, कोई फिल्म थ्रिलर होती है। तो आपको जॉनर इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी ऑडियंस को पता चलेगा वो किस तरह की फिल्म देखने जा रहे हैं। अगर आप जॉनर चेंज करते रहोगे तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी एंड दे माइट लीव द रूम। क्योंकि आदमी का एक टेंडेंसी होता है, जब भी कोई ऑडियंस कोई फिल्म देख रही होती है, दे सेट देयर माइंड ओके दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू सी। अगर आप एक हॉरर फिल्म बनाते हो, हॉरर फिल्म में एकदम से कॉमेडी करना शुरू करते हो, तो वो बेसिकली एडजस्ट नहीं कर पाते हो उस चीज़ के साथ। तो आपको दुनिया इस्टेब्लिश करना ज़रूरी होता है, और दुनिया इस्टेब्लिश करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर दुनिया के अपने एक लॉजिकल स्फीयर होता है, और वो उसके अंदर ही वो फिल्म काम करती है। जैसे हैरी पॉटर की एक मैजिकल वर्ल्ड है, वो रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करती है ना, या मैट्रिक्स में नियो की एक वर्ल्ड है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है, पर आपको उस वर्ल्ड को एक्सप्लेन करना पड़ता है क्योंकि ऑडियंस उस वर्ल्ड से वाकिफ नहीं है। अगर आप रियल वर्ल्ड का सिनेमा बना रहे हो तो आप एक्ट स्ट्रक्चर को बहुत हद तक स्किप भी कर सकते हो और अपनी फिल्म सेकेंड एक्ट से शुरू कर सकते हो। बट द थिंग इज़ यू हैव टू स्टैब्लिश द वर्ल्ड इन विच यू आर बेसिंग योर फिल्म। बहुत सारे लोग जो मुंबई की फिल्म बनाते हैं उनको भी मुंबई इस्टेब्लिश करना पड़ता है, क्योंकि जो लोग दिल्ली में बैठे हैं जो कभी मुंबई नहीं आए, उनको कैसे पता चलेगा कि मुंबई में क्या होता है। This is what we do in Act 1, and we also establish characters, minor characters, supporting characters, और जो भी characters हमें establish करने हैं हम करते हैं। ज़रूरी नहीं है minor characters को आप establish करो, पर कई बार लोग करते भी हैं। Exceptions are always there in filmmaking. So this is what happens. सो अब कैरेक्टर्स इस्टेब्लिश करना क्यों ज़रूरी है? कैरेक्टर्स इस्टेब्लिश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कैरेक्टर इस्टेब्लिश नहीं करोगे तो सामने ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि वो क्या डिसीजन लेने वाला है? बिकॉज ऑडियंस लाइक्स टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन द फिल्म। एंड जब हम लोग कहते हैं कि ऑडियंस प्रेडिक्ट ना कर पाए, तो हमारा बेसिक मतलब यही होता है कि हम एक्टर से या कैरेक्टर से वो चीज़ कराएं जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की हो। बट जब एक्ट 1 में हम किसी कैरेक्टर को इस्टेब्लिश करते हैं तो उसकी जो लाइफ चॉइसेस हैं वो ऑडियंस अपने आप समझने लगती है। लाइक कोई हीरो है जो एक साथ 25 गुंडों को अकेले मार देता है, वो 2 हड्डी का धनुष जैसा है या अमिताभ बच्चन जैसा है, और वो 25 लोगों को मार देता है, तो आप एक बिलीव क्रिएट कर लेते हो कि ये 25 लोगों को तो आराम से मार ही सकता है। अब अगर अगले सीन में वो दोबारा से 25 लोगों को मारेगा तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, तो अगले सीन में वो 150 लोगों को मारेगा तो ही आपको आश्चर्य होगा। सो आप इस तरह से कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश करते हो कि वो कैरेक्टर जो है वो दब्बू है, फट्टू है, या फाइटर है, या फिर ईगोइस्टिक है, वो किस तरह कैरेक्टर है, ताकि उसकी लाइफ चॉइसेस के बारे में ऑडियंस समझ सके। और फिर आप उन्हीं लाइफ चॉइसेस के थ्रू जो आपने ऑडियंस को दिया है, जो इन्फॉर्मेशन दिया, उसी इन्फॉर्मेशन को आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हो और ट्विस्ट क्रिएट करते हो अपनी फिल्म में। दिस इज़ हाउ एक्ट 1 हेल्प्स in establishing your world, establishing your character, and give context to the audience of what they're going to see. अब इसके बाद एक प्रॉब्लम, एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपका जो कैरेक्टर होता है वो एक ऐसे सिचुएशन में पहुंचता है जहाँ पे उसको एक अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ता है। अनकंफर्टेबल जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। क्योंकि नॉर्मली जो आदमी होता है
या बेसिक ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम्स में पड़ना नहीं चाहते हैं। सो जैसे वो जी रहे हैं वो चाहते हैं कि वैसी ही ज़िंदगी चलती रहे। पर हमारा जो हीरो है, अगर उसकी ज़िंदगी वैसी चलती रहेगी देन देयर विल बी नो स्टोरी। तो स्टोरी क्रिएट करने के लिए हमें उसे एक ऐसी सिचुएशन में लाना पड़ता है, एक ऐसे समय में लाना पड़ता है जहाँ पे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बजाय इसके कि वो उस प्रॉब्लम को फेस करे और मजबूरी में या इच्छावश उसको जाके टैकल करे। तो इस पॉइंट को कहते हैं इंसाइटिंग इंसिडेंट, और यहीं पे आपका जो एक्ट 2 है स्टार्ट होता है और एक्ट 1 ख़त्म होता है। फिर एक्ट 2 में आपका कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट जो है बेसिकली किसी चीज़ का लड़ना झगड़ना है, रिसोर्सेज की कमी होता है। मैं किसी और वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। और फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, हीरो को कोई चीज़ चाहिए होती है, विलेन को कोई चीज़ चाहिए होती है। आप ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हो, एक हीरोइन को इंट्रोड्यूस करते हो, माइनर कैरेक्टर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और इंट्रोड्यूस होते हैं, और फ्रेंड्स इंट्रोड्यूस होते हैं जो हीरोज़ जर्नी में भी होता है, वो यहाँ पे भी होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें कहानी और फैलती है, रायता और फैलता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है और काफ़ी लंबा हो जाता है। और जहाँ आपको बेसिक स्टोरी समझ में आती है, नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जो एक्ट 1 है वो 30% होता है फिल्म का, और एक्ट 2 जो है वो 60% होता है फिल्म का। और उसके बाद जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं, प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स पे ऑब्स्टेकल जब हीरो के सामने आती हैं, या आपके प्रोटैगनिस्ट के सामने, या कैरेक्टर के सामने, लीड एक्टर के सामने आती है, तो आपकी फिल्म और इंटरेस्टिंग होती जाती है। क्योंकि अगर ऑब्स्टेकल्स नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे, तो वो कर क्या रहा है फिल्म में? फिर तो लाइफ उसकी ऐसी चल रही है और आप कुछ दिखा भी नहीं रहे हो फिल्म में। तो ऑब्स्टेकल्स आना ज़रूरी है। तो वो ऑब्स्टेकल्स को कॉन्कर करता रहता है, कॉन्कर करता रहता है, ताकि वो एक पावरफुल आदमी बन जाए, क्योंकि अब उसे एक बहुत बड़े एंटागनिस्ट से लड़ना है। बेसिकली ये सारी स्टोरीज प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट से बेस करती हैं। और एंटागनिस्ट का मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती कि वो एक इंसान ही हो, एक वो सिचुएशन भी हो सकती है, वो कोई और चीज़ भी हो सकती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसको एक अननोन फियर भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इस तरह से आपका एक्ट 2 ख़त्म होता है। फिर एक्ट 3 में बेसिकली रिजोल्यूशन होता है। जितना रायता आपने एक्ट 2 में फैलाया था, अब आप उसको समेटना शुरू करते हो, कैरेक्टर्स को क्लोजर देना शुरू करते हो, और आपका जो मेन हीरो है वो अपने गोल के नज़दीक पहुंच जाता है। वो गोल या तो एंटागनिस्ट को मारना होता है, या फिर कोई ट्रेजर फाइंड करना होता है, या फिर अपनी जो बिलीव्स हैं उसको एक्वायर करना होता है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो बेसिकली आप रायता समेटना शुरू करते हो। जिस रायते को समेटते हैं उस चीज़ को हम लोग एक्ट 3 कहते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल पे मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। अब इसमें क्लाइमैक्स भी होता है, कल्मिनेशन पॉइंट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट वो सब सेकेंडरी है, वो सिर्फ शब्द हैं, आप उस पर ध्यान मत दो। बेसिकली ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर होते हैं जो आपको समझना बेसिकली ज़रूरी है। टेक्निकली इसमें समझने के लिए और पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। आप जितना पढ़ोगे आपको उतना समझ में आएगा और चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी, बट बेसिक फंडा एक्ट स्ट्रक्चर का ये है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।